Hello everyone, welcome to the daily Hindu analysis which we have been doing from let's say 25th of June 2025. It is extremely important for all those people who are preparing for CLAT, CUET and IPMAT. When we talk about CLAT, the newspaper shall help you in your legal reasoning portions, of course your GK portions and the passages that you encounter in English and CR, right? Secondly, when we talk about CUET, it becomes extremely important for your paper 1, that is your language paper, and your paper 3, which is your. And when we talk about IPMAT or any other 5-year management entrance examination of India, becomes extremely important in your personal interview. IPM Indore gives in a weightage of 35% to its personal interview, right? Wherein a lot of questions will come from the current legal, the current issues developing around you. The first page talks about Delhi stray dogs to be captured and never released. Now a very important, listen, जो हमारे इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है ना, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, इट इज़ द एपेक्स कोर्ट. एपेक्स कोर्ट मतलब इंडिया में इससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं है. इट इज मेंशनड अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. करेंटली वी हैव 33+1 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, राइट. द रिटायरिंग एज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज इज 65 ईयर्स, राइट. रिमूवल पे हम बात कर चुके हैं. ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट वॉज इनॉग्रेटेड इन 28th January, inaugurated on 28th January 1950, which means we are completing 75 years of Supreme Court in India, and Supreme Court becomes very important for our examination, right. चलो. And B.R. Gavai. Chalo. So B.R. Gavai is the current Chief Justice of India and he's the 52nd Chief Justice of India. The first Chief Justice of India was Mr. Harilal J. Kania, H.J. Kania. So enough of Supreme Court. इसके बाद एक दो चीज़ें और याद रख सकते हो, है ना. इसका एपिलेट जुरिस्डिक्शन होता है, मतलब अपील जा सकती है. इट हैज़ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मीन्स इफ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इट शैल सॉल्व इट, है ना. एंड इट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर आर्टिकल 137, विच मीन्स सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलेगा तो इट शैल बी एप्लीकेबल ऑन लोअर कोर्ट्स ऑफ इंडिया. तो बहुत सारी चीज़ें सीख ली. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है, जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, है ना, दिल्ली में. अच्छा, दिल्ली से याद रखो, थ्रू द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1969 दिल्ली वॉज गिवन अ स्पेशल स्टेटस. स्पेशल स्टेटस क्या है? स्पेशल स्टेटस इज डिस्पाइट ऑफ इट बीइंग एन यूनियन टेरिटरी, इट हैज़ इट्स ओन विधानसभा एंड अ चीफ मिनिस्टर. इट हैज़ इट्स ओन हाई कोर्ट, राइट. तो ऑल ऑफ दिस वॉज पॉसिबल थ्रू द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो डॉग्स हैं आपके, है ना, इनको कैप्चर किया जाएगा. अब इससे हमारे लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि हमें याद रखने डॉग्स होते हैं क्रुएलिटी, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स 1960 का एक्ट है ना. इसी में हमने एक बना रखा है एनिमल वेलफेयर बोर्ड, है ना. तो हमें वी वुड बी लाइबल फॉर पनिशमेंट इफ वी आर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट देम. बट इस वजह से अ लॉट ऑफ थिंग्स कुड नॉट बी डन टू दी स्ट्रे डॉग्स. बट अभी हमने देखा दिल्ली में केसेस आए वेयर इन स्मॉल इन्फेंट्स, छोटे छोटे जो बच्चे थे आपके, इवन इन्फेंट्स ऑल्सो, जो 0 to 3 years ओल्ड होते हैं, है ना, एंड सम किड्स, इनको कुत्तों ने काट लिया और जिस वजह से बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई. तो इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला है कि सारे स्ट्रे डॉग्स को पकड़ो, कैप्चर करो और जाके एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में छोड़ के आ जाओ. और अगर ये चीज़ होने से कोई रोकेगा तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा, राइट. तो अभी बर्निंग इशू है इंडिया में कि वेदर इट इज़ द राइट थिंग डन और नॉट, कि हमें डॉग्स, अपने स्ट्रे डॉग्स अलाउ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए. तो यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस कि शुड वी अलाउ दी स्ट्रे डॉग्स और नॉट. स्ट्रे डॉग्स स्ट्रीट पे चाहिए कि नहीं चाहिए, शुड वी हैव देम और नॉट, है ना. दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करके चलेंगे, है ना. चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. वेलकम टू 12th of August, वाटर डे ऑफ फ्लैट 26 and 27. वर्ल्ड लायन डे. भी बहुत ही पहले, लाइक रिसेंटली ऑन 29th of July वी सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड टाइगर डे. मैंने आपको कल के सेशन में बताया था, सम क्लास आई टुक, तो वेयर एंड आई टोल्ड यू वर्ल्ड टाइगर डे एंड वर्ल्ड लायन डे. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायंस, वन इज योर अफ्रीकन लायन एंड वन इज योर एशियन लायन. So African lion can be found in the whole of Africa, while Asian lion is only found in India. Now where in India? In the Gir National Park. In the Gir National Park. बहुत ही रिसेंटली हमने अभी अपनी लायन सेंसस कराई थी 2-3 महीने पहले, विच बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. तो लायंस अवेलेबल कहाँ है? गिर नेशनल पार्क में. गिर नेशनल पार्क इज इन गुजरात रीजन. तो ये रीजन देखते हो यहाँ पे, तो हेयर यू विल फाइंड एशियाटिक लायन. तो वर्ल्ड लायन डे बनाया गया. और याद रखो कि लायंस से इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस. तो हमारी बिग कैट्स होती हैं, दीज आर ऑफ 7 टाइप्स. स्नो लेपर्ड होता है, फिर इसमें आपका लेपर्ड होगा, फिर चीता होगा, टाइगर्स होंगे, लायंस होंगे, है ना. तो अलॉट ऑफ 7 ऐसे हमारे स्पीसीज है. इसमें जैगुआर है, पैंथर है, तो 7 बिग कैट्स है. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली. दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट. चलो.
वर्ल्ड लायन डे, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। प्रोजेक्ट लायन हम पढ़ लेंगे, इट वॉज लॉन्च इन 2020 बाय पीएम नरेंद्र मोदी, है ना। चलो, बाकी इसका आईयूसीएन स्टेटस याद रखो। आईयूसीएन स्टेटस ने मल्टीपल टाइम्स बताया व्हाट इज आईयूसीएन। आईयूसीएन स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये हमारे एनिमल्स और प्लांट्स को एक स्टेटस देता है विच हेल्प्स अस नो कि वो कितना इंडेंजर्ड है। खत्म होने वाला है, लीस्ट कंसर्न है, उसका कंसर्न नहीं है, वल्नरेबल है मतलब खतरे में है, इंडेंजर्ड है या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या फिर एक्सटेंट है। तो ये स्केल पे एनिमल्स को, प्लांट्स को रखता है। इसमें हमने लाइन को रखा हुआ है वल्नरेबल में, तो विच मीन लाइन है वल्नरेबल। चलो, tigers are critically endangered. Now the second news is about Sea of Galilee in Israel. The Sea of Galilee, a freshwater lake in Israel, has recently turned red, sparking panic among nearby residents and visitors. The change in color was caused by an algal bloom, with officials confirming the water is safe. The water ministry, अब देखो कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, we have to understand this concept। पहले तो हम याद रखेंगे ये जो Sea of Galilee है ये है कहाँ पे, ये लोकेशन वाइज पूछ सकता है। तो Sea of Galilee is in Israel। इसराइल का कैपिटल क्या है? टेल अवीव, है ना। फिर इसके बाद हमारे लिए इसराइल और ईरान का वॉर इस साल इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इन्होंने भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, इन्होंने भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, प्लीज रिवाइज इट, है ना। तो एंड जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। अभी हुआ क्या है यहाँ पे जो सी ऑफ गैलीली है इसमें हो रही है एल्गल ब्लूम। कब होती है? ब्लूम हैपेंस बिकॉज ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन। व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? देखो, जब हमारे ना रिवर्स लैंड से होते हुए वाटर बॉडी में जाती है, लेट्स से दिस इज द वाटर बॉडी, दिस इज द वाटर बॉडी, और यहाँ से रिवर निकल रही है ना, वाटर निकल रहा है। अब यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे क्या है? ग्राउंड है। तो यहाँ पे ग्राउंड पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो जब ये सरफेस वाटर यहाँ से निकलेगा ना, तो ये सरफेस वाटर अपने साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पानी में लेके जाएगा, ऑफकोर्स लेके जाएगा यहाँ से जाएगा, है ना। जैसे अलुवियल डिपॉजिट्स आ जाते हैं, तो जब ये लेके जाते हैं तो यहाँ पे एक्सेस न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। नाउ बिकॉज ऑफ दीज एक्सेस न्यूट्रिएंट्स जो पानी में एल्गी होती है ना, पानी में एल्गी भी होती है, फाइटोप्लैंक्टन्स भी होते हैं, यही तो पानी में खाना बनाते हैं, है ना। तो जो वाटर, हमारी वाटर की जो फूड साइकिल है, फूड चेन है, वो यहीं से शुरू होती है एल्गल्स और फाइटोप्लैंक्टन्स के थ्रू। इनको स्मॉल फिशेस खाती हैं और इन स्मॉल फिशेस को बिग फिशेस खा जाती हैं। यही प्रोसेस होता है, स्मॉल फिशेस को बिग फिशेस आ जाती हैं। तो यूट्रोफिकेशन का एक कॉन्सेप्ट है जिस वजह से सरफेस रन ऑफ वाटर बहुत सारे मिनरल्स लेके जाता है। अब यहाँ पे सिंस अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर देयर, न्यूट्रिएंट्स कैसे होते हैं? न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ एनपीके। अभी जितना भी सॉइल है, सॉइल में मोस्टली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर हम डालते हैं फार्मिंग की वजह से, और ये न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते भी हैं सॉइल में, है ना, मल्टीपल इस तरीके के। सो व्हेन दीज एनपीके रीच हेयर, तो यहाँ पे जो एल्गी होती है उसको फूड ज़्यादा मिल जाता है। नाउ व्हेन एल्गी हैज़ मोर फूड, तो एल्गी ग्रो करेगी। अब जब एल्गी ग्रो करेगी तो एल्गी लिमिट से ज़्यादा ग्रो कर जाएगी बिकॉज ऑफ द एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज ऑफ द एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। जब ये एल्गी एक्सेस में ग्रो करेगी, इसी प्रोसेस को बोलेंगे एल्गल ब्लूम, इसी प्रोसेस को बोलेंगे एल्गल ब्लूम। तो ये एल्गल ब्लूम हुआ जिस वजह से सी ऑफ गैलीली विच इज सिचुएटेड इन इजराइल हैज टर्न्ड रेड, हैज टर्न्ड रेड। चलो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन इज समथिंग विच वी शुड नो। सी ऑफ गैलीली समथिंग विच वी शुड नो। some basic things about Israel we should know. Because of Israel, Iran also becomes important, right? इसके बाद algal bloom as a concept, algal bloom as a concept becomes important for us, जो मैंने भी आपको explain कर दिया। चलो, यहाँ पे पढ़ सकते हो। सो दिस इज योर इसराइल, दिस इज योर वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, है ना, ये इजिप्ट है, सारी चीज़ें। इसराइल की ज्योग्राफी ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट। टेल अवीव इज द कैपिटल। भारत फोरकास्ट सिस्टम। चलो, recently Union Minister of Earth Sciences Dr. Jitendra Singh launched the Bharat Forecast System, a high resolution global weather prediction model। तो देखो होता क्या है, सैटेलाइट सारे समझते हैं। व्हाट इज अ सैटेलाइट? ये मान लो अर्थ है ना। अब अर्थ पे मुझे कुछ सिग्नल्स भेजने हैं, मैं यहाँ से सिग्नल्स भेजूंगा, दीज सिग्नल्स विल रिफ्लेक्ट बैक, और मैं यहाँ पे उस चीज़ की लाइव स्ट्रीमिंग देख पाऊंगा। तो सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन का हेल्प कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हेल्प कर रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से भेजनी है थ्रू सैटेलाइट, आई एम एबल टू सेंड है ना। ये जो टावर्स भी तो यही काम कर रहे होते हैं। चलो, अब होता क्या है, हमें अपना वेदर प्रिडिक्ट करना ज़रूरी है। वेदर प्रिडिक्शन इज़ वेरी टफ। नाउ बट वाई डू वी वांट टू प्रिडिक्ट आर वेदर? क्योंकि हमारे वेदर से ही हमारा एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। हमारे वेदर से ही हमें पता चलता है आसपास कोई डिजास्टर मैनेजमेंट होना है या नहीं, साइक्लोन आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है, हमें ये वेदर प्रिडिक्शन से ही पता चलता है। हमारा एग्रीकल्चर कैसा होगा, हमें ये वेदर प्रिडिक्शन से ही पता चलता है। मॉनसून कैसा आएगा, ये हमें वेदर प्रिडिक्शन से ही पता चलता है। तो बहुत सारी चीज़ें वेदर प्रिडिक्ट करने से सॉल्व की जा सकती हैं। अब इसी को देखते हुए हम एक सैटेलाइट का सिस्टम बना रहे हैं, जिन सैटेलाइट्स के थ्रू, एंड सैटेलाइट अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप क्लैट 2022 का पेपर देखोगे तो नाविक पे क्वेश्चन आया हुआ है, और नाविक मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बताया भी हुआ है। 7 सैटेलाइट्स हैं। इंडिया का जियो पोजिशनिंग सिस्टम है, इंडिया का जीपीएस है।
इसको बोलते हैं नाविक, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS नाविक। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत फोरकास्ट सिस्टम क्या करेगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ही करेगा लॉन्च, समझ में आ रहा है ना, अर्थ साइंस। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो हमें मिनिस्टर का नाम याद रखना है। ही हैज लॉन्च्ड अ भारत फोरकास्ट सिस्टम विच इज कॉल्ड एज भारत FS, अ हाई रेजोल्यूशन ग्लोबल वेदर प्रिडिक्शन मॉडल। तो ये इतने सारे हम सैटेलाइट्स लगाएंगे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, सो दैट हम पूरे अर्थ का जो वेदर है उसको प्रिडिक्ट कर सके। एंड ये आई वुड एक्सपेक्ट यू नो द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है कि दिन में बहुत गर्मी थी, और क्लाइमेट थोड़ा लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। वेदर बहुत जल्दी चेंज हो सकता है कि रेनी था और अभी एकदम से मान लीजिए सनलाइट आ गई, दैट इज वेदर। क्लाइमेट इज समथिंग विच इज प्रोलॉन्ग फॉर 2 to 3 4 मंथ्स, ठीक है। तो ये बस रटने वाली चीज़ है। भारत FS याद रखो, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने लॉन्च किया हुआ एक ऐसा सिस्टम जो दुनिया के वेदर को प्रिडिक्ट करने में हमारी हेल्प करेगा। लॉन्च किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वाई, बिकॉज ही इज ऑल्सो हैंडलिंग द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। जो अभी आपने देखा होगा SSC प्रोटेस्ट हुआ था देश में, तो जब SSC प्रोटेस्ट हुआ था तो इस SSC प्रोटेस्ट में कौन सा मिनिस्टर इन्वॉल्व हो गया था, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, जो डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। और वो कौन है, जितेंद्र सिंह। सो ही इज हैविंग मल्टीपल मिनिस्ट्रीज हैंडल कर रहे हैं, मतलब मोदी जी के काफ़ी खास आदमी के। चलो, काला हांडीज ट्रांसफॉर्मेशन, चलो। Once symbolic of deprivation, Kalahandi in Odisha has transformed from one of the state's most underdeveloped district into a thriving hub of inclusive rural development. तो ये बताना, हम एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि इंडिया में आपने ये वाला पार्ट देखा होगा, इस पार्ट को बोलते हैं उड़ीसा, है ना। इस पार्ट को बोलते हैं उड़ीसा। उड़ीसा इनिशियली वॉज अ पार्ट ऑफ बंगाल, है ना। उड़ीसा में लैंग्वेज बोली जाती है उड़िया। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज उड़ीसा में ही हुई थी कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर, कलिंगा वॉर किसने लड़ा था, अशोका ने। कलिंगा वॉर उड़ीसा में एक रिवर है दया, दया रिवर के अराउंड हुई थी, जहाँ पे अशोका ने वॉर जीतने के बाद सोचा देयर इज नथिंग इन वॉर एंड वी शुड प्रैक्टिस नॉन वायलेंस। रिवर कौन सी थी, दया। आपसे पूछता है, वापस आते हैं उड़ीसा पे। ये जो उड़ीसा का कोस्ट है इसको बोलते हैं उत्कल कोस्ट, इसको बोलते हैं उत्कल कोस्ट। जन गण मन विनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगाल। उत्कल पोस्ट, है ना। उत्कल कोस्ट पे आपको क्या मिलेगा, उड़ीसा। अब उड़ीसा में एक कालाहांडी नाम की डिस्ट्रिक्ट है। जैसे लेट्स से देयर इज दिस स्टेट कॉल्ड एज उत्तर प्रदेश ना, उत्तर प्रदेश हैज 80 डिस्ट्रिक्ट्स। ऐसी उड़ीसा वुड बी हैविंग मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स, उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट है कालाहांडी। तो कालाहांडी बहुत बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट था, पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट था, बट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उन्होंने अपनी इकोनॉमी अच्छी की, स्किल सेट बढ़ाया, जिस वजह से वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा, है ना। ये सारे रीजंस की वजह से कालाहांडी का जो GDP का शेयर था उड़ीसा में वो बढ़ गया। तो कालाहांडी न्यूज़ में आ गया कि कालाहांडी को भाई पढ़ो, कालाहांडी के मॉडल को समझो कि कालाहांडी कैसे इतना पुअर डिस्ट्रिक्ट होने के बाद इतना आगे इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिस वजह से कालाहांडी न्यूज़ में है। देखो, इट इज़ वन ऑफ द उड़ीसाज पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट, नोन फॉर हंगर एंड पॉवर्टी। भूख और पॉवर्टी के लिए फेमस है। इसके लिए हम कौन सा SDG यूज़ करते हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। GDP शेयर जो था उड़ीसा की इकोनॉमी में वो 1% भी नहीं था। मतलब उड़ीसा अगर 100 रुपये कमाता था तो कालाहांडी से 1 रुपये भी नहीं आता था। अब क्या हो रहा है, पर कैपिटा इनकम इतनी कम थी कि सिर्फ 20,000 रुपये साल की इनकम थी। मतलब कालाहांडी में रहने वाला आदमी साल भर में 20,000 रुपये कमा पा रहा था, विच मीन्स ओनली 1,500 रुपीज़ अ मंथ, क्योंकि आ गया डेली 50 रुपये, ठीक है। तो ही वॉज डिपेंडेंट ऑन सब्सिस्टेंस फार्मिंग, पुअर रोड्स, लो इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन, हर तरीके की प्रॉब्लम थी कालाहांडी में। अब देखो होता क्या, टर्निंग पॉइंट क्या आता है। वेदांताज एल्यूमिनाई रिफाइनरी एट Lanjigarh, set up in early 2000s, became the catalyst for social and economic change. Industrialization here was community rooted, not exploitative. अब ये कह रहा है कि देखो 2001 तक तो इतना ही परेशान था कालाहांडी। टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आएगा, टर्निंग पॉइंट आएगा जब वहाँ पे वेदांता एक प्राइवेट ग्रुप है जिसके हेड है, आपने देखा होगा, अनिल अग्रवाल। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द माइनिंग किंग ऑफ इंडिया एंड सेल्फ मेड। तो इनका एक, इन्होंने एल्यूमिना रिफाइनरी लगाई थी, रिफाइनरी जहाँ पे एल्यूमिनियम की रिफाइनरी होनी थी। ये है कहाँ पे, कालाहांडी में। इस वजह से डेवलपमेंट बढ़ गया वहाँ पे, रिफाइन ज़्यादा होने लगा, प्रोडक्ट ज़्यादा देने लगे, ज़्यादा वर्कर्स बाहर से आके काम करने लगे, ज़्यादा वर्कर्स आए तो ज़्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट हुई अलग अलग तरीके से, है ना। तो जिस वजह से ये ग्रो कर गया। चलो, हमें अब इसको ज़्यादा जस्ट रिमेंबर कालाहांडी, कालाहांडी उड़ीसा में है। उड़ीसा से बेसिक चीज़ें हम याद रखेंगे। इसके बाद आ जाओ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट न्यूज़ में क्यों आया, कल थी 8 अगस्त के आसपास हमने लॉन्च किया, तो न्यूज़ में आ गया August 8, है ना, 42। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, देखो, जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, तो जापान वॉज ऑन वन साइड। जापान जापान को सपोर्ट कर रहा था कौन, जर्मनी और इटली। यहाँ पे कहीं जर्मनी और यहाँ पे कहीं इटली। अब एक तो एक पार्टी होगी जापान, जर्मनी एंड इटली, ठीक। फिर इट वाज अगेंस्ट हुम, ब्रिटेन, फ्रांस, साथ में लगा लो USSR,
और साथ में आ जाएगा यूएस। ये आपस में लड़ाई कर रहे थे, एलाइड पावर्स एंड एक्सेस पावर्स। लड़ाई होती जाएगी, लड़ाई आखिर में जाके शांत होगी जब मुसलिनी मारा जाएगा। हिटलर के बारे में बहुत सारी थ्योरीज है, बट हिटलर भी मारा गया, और जापान पे हिरोशिमा एंड नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब डाल दिए जाएंगे और ये वॉर अंत हो जाएगी। 6 एंड 9 अगस्त को हुई थी, मैंने आपको ये भी कवर कराया था। इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि 80 ईयर्स हो रहे हैं हिरोशिमा और नागासाकी की बॉम्बिंग, 80 ईयर्स हो रहे हैं। क्वेश्चन आ सकता है 1945 से 2025। अब देखो, नाउ देखो, नाउ सी, इंडियंस आज़ादी मांग रहे थे अंग्रेज़ों से, अंग्रेज टालते जा रहे थे। 1940 के आसपास, सबसे पहले समझो 19 कंप्लीट, फिर 1934 में एम एन रॉय ने डिमांड की कि हमें चाहिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों चाहिए? ताकि हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सके फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। 1935 में इसको फॉर्मली डिमांड बना लिया किसने? कांग्रेस ने। फिर इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि हम अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, जिस वजह से एक ब्रिटिशर्स ने दिया 1940 में ऑगस्ट ऑफर। ऑगस्ट ऑफर क्यों दिया? इसलिए दिया कि भाई तुम हमारा वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्ट करो, जैसे ही वॉर खत्म होगा हम तुमको बनाने देंगे क्या? खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तुमको फ्री कर देंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिख लेना। अब ब्रिटिशर्स मांग रहे थे किसका सपोर्ट? इंडियंस का, क्योंकि 1914 से 1919 तक जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तो इंडियंस ने बहुत लार्ज स्केल पे जाके ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी और ब्रिटिश की आर्मी के से वो लड़े थे। तो अब ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि भाई इंडियन सोल्जर्स आ जाओ। अब इंडिया के जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो मना कर रहे थे, बट स्टिल एक बात पे सहमति बनी कि वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, उसके बाद देखेंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आई? यहाँ से जापानीज अटैक करना शुरू करेंगे और चाइना में, मंचूरिया में बहुत सारे चाइनीज़ को मारेंगे, इसलिए चाइना और जापान की आज भी नहीं बनती। अब जब जापानीज इधर बढ़ रहे थे और इंडिया के नागालैंड तक आ गए थे, और उन्होंने यहाँ तक कि जो जर्मनी था और जापान था, इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज़ाद हिंद फौज नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी था, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, उसको मान भी लिया था और बोला था। इसीलिए आप देखोगे यहाँ पे सुभाष चंद्र सिंगापुर में अपना जो आज़ाद हिंद फौज का ऑफिस बनाया था, वहाँ से इंडिया की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। तो बेसिकली नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज सपोर्टिंग जर्मन, जापान एंड इटालियन। उनका ये कहना था कि हमारे दुश्मन ब्रिटिशर्स हैं, हमारे दुश्मन ब्रिटिशर्स हैं, बिकॉज द ब्रिटिशर्स हैव बीन रूलिंग अस, द ब्रिटिशर्स हैव बीन रूलिंग us. Now, since the Britishers have been ruling us, we have to attack the Britishers. Hence, we should side with Japan, China and Italy. बट ये महात्मा गांधी जी ऐसा नहीं मानते थे। महात्मा गांधी जी कहते थे जो जापानीज है, दैट इज वेरी डेंजरस एंड फेटल, खतरनाक तरीके से लड़ते हैं। जैसे लाइक इफ दे वुड लेट्स से विन अ वॉर, तो कुछ प्रिजनर ऑफ वॉर्स बचेंगे, तो वो करते क्या, बड़े बड़े गड्ढे बना देंगे और गड्ढों में उनको खड़ा कर देंगे सैनिकों को, और ऊपर से टैंकर चला देंगे। तो ऐसे मान लीजिए आपने ये गड्ढे कर दिए, आपने यहाँ इंसान डाल दिया, इंसान डाल दिया, इंसान डाल दिया, यहाँ पे उसका सर है, अब मैं यहाँ से टैंकर चला दूँ, सोचो। तो जापानीज आर वेरी डेंजरस पीपल व्हेन इट कम्स टू वॉर एंड एवरीथिंग। तो भाई महात्मा गांधी जी को डर लगने लगा। उन्होंने बोला कि भाई देखो, या तो अंग्रेज़ों भारत छोड़ दो, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। क्यों नहीं? ये डर इसलिए था कि जो जापानीज इंडियंस को मारने आ रहे थे, वो इंडियंस को इसलिए मारने आ रहे थे क्योंकि यहाँ पे रूल किसका था? ब्रिटिशर्स का। तो दे वर नॉट अगेंस्ट इंडिया पर से, बट दीज पीपल वर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। गांधी जी ने बोला अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, प्लीज़ क्विट इंडिया, सो दैट अगर आप इंडिया छोड़ दोगे तो हमें जापानीज मारने नहीं आएंगे। और जापानीज से डर क्यों लग रहा था? क्योंकि जापानीज वॉरफेयर बहुत ही डेंजरस होता है और वो नागालैंड तक पहुंच चुके थे। इसलिए गांधी जी ने 1942 में बोलना शुरू किया, क्विट इंडिया, ब्रिटिशर्स जस्ट लीव इंडिया बिकॉज सो दैट द जापानीज डोंट अटैक अस। Japanese were not attacking Indians per se. Japanese wanted to attack the British Empire because they were in a direct war with Britain. अब ब्रिटिशर्स तो यहाँ भी बैठे हैं ना, रूल तो ब्रिटिश है। इसलिए गांधी जी ने नारा दिया क्विट इंडिया। ये है क्विट इंडिया मूवमेंट, 1942 में लॉन्च हुआ। पढ़ लेते हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी पेड ट्रिब्यूट टू ऑल दोज हु participated in the quit India movement, recalling their courage and unity in the struggle for freedom. The quit India movement, also called as the August movement, क्योंकि अगस्त में लॉन्च हुआ। और भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया was launched on August 8, 1942 under महात्मा गांधी, डिमांडिंग इमीडिएट एंड टू ब्रिटिश रूल, कि भाई तुरंत खत्म करो क्योंकि जापानीज मारने आ रहा है। इट मार्क्ड द टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल थ्रू मास सिविल डिसोबीडियंस। मास सिविल डिसोबीडियंस मतलब, सिविल मतलब जनता, डिसोबीडियंस मतलब बात नहीं मान रहे, मास मतलब बहुत सारे लोग जब बात मानने से मना करते किसकी? अंग्रेजी सरकार की। एंड यूनिफाइड पब्लिक पार्टिसिपेशन, तो देखो इनके साथ बहुत सारा बेस था। भारत छोड़ो, अभी उस समय अंग्रेज नहीं समझते, इंडियंस भी नहीं समझते थे क्यों बोल रहे हैं गांधी जी भारत छोड़ो। लोग सोचते हैं भारत छोड़ो का मतलब था कि भैया तुमने हम पे बहुत रूल कर लिया, जाओ। नहीं, उनको डर था कि अगर तुम नहीं जाओगे तो जापानीज मारेंगे आके, तुम चले जाओगे तो जापानीज चुपचाप बैठा रहेगा। चलो, अब कॉज क्या थे? फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन 1942, ब्रिटिश ने प्रपोज किया तो वो भी फेल हो गई थी। इकोनॉमिक हार्डशिप थी, इन्फ्लेशन था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, सप्रेशन था, ये मल्टीपल रीजन है। बट बेसिक रीजन यही था, दे वर फेयरिंग जापानीज, क्योंकि ये तो भाई 1941 में भी था ना, ये 1938 में भी था, इन्फ्लेशन तो तब भी थी इंडिया में। क्रिप्स मिशन फेल हुआ तो वो बात अलग है, लेकिन ये सारी चीज़ें थी। लेकिन बेसिक रीजन यही था जो हमें यूजुअली नहीं पढ़ाते, कि जापानीज वर गोइंग टू अटैक इंडिया। चलो, इसको आप पढ़ लोगे। इसको लॉन्च इन्होंने किया था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन इन बॉम्बे, ग्वालियर टैंक। ये गांधी जी ने यहाँ से लॉन्च किया था, मतलब बॉम्बे से लॉन्च किया था, ग्वालियर टैंक मैदान से, और बोला था डू और डाई, करो या मारो। अब क्या करो या मारो? डू और डाई क्या मतलब है? तो डू और डाई तो 1941 में भी बोल सकते हो, डू और डाई 35 में भी बोल सकते हो, 42 में क्यों बोल रहे हो डू और डाई? डू मतलब भगा दो अंग्रेजों को,
नहीं भगा पाए तो डाई हो जाएगा। कहाँ से डाई हो जाएगा? जापानीज। डू मतलब थ्रो अवे ब्रिटिशर्स। डू मीन्स थ्रो अवे द ब्रिटिशर्स। डाई मीन्स इफ यू आर नॉट एबल टू थ्रो देम, जापानीज विल एनी हाउ मेक श्योर दैट यू आर डेड। तो डू और डाई, समझ गए? चलो इसको पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री पे एक आध क्वेश्चन क्लैट नटोरियसली देता ही रहता है। चलो आगे आ जाओ। काकोरी ट्रेन एक्शन नॉट इंपॉर्टेंट। कल मैंने नहीं, मैं अलग लेक्चर की बात कर रहा हूँ। चलो मैं आपको एक लेक्चर अपलोड करके दूंगा जहाँ पे हमने इंडिया के रेलवे से इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो करा रखे हैं। तो चलो, आई होप यू एंजॉय द सेशन। इन केस यू आर लुकिंग फॉर अ फुल फ्लेजेड कोर्स, आप इंडिया में कोई भी लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, वेदर बी 3 ईयर और 5 ईयर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो, कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, क्लैट हो, एलेट हो, जामिया हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आप हमारा ऐप इंस्टॉल करो। इट्स अवेलेबल ऑन बोथ प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। ऐप स्टोर पे इरावू ऑर्गेनाइजेशन कोड है। और प्लीज़ हमारा चैनल फॉलो करते रहिए फॉर मेजर अपडेट्स वेर इन हर्ष सर विल कम एंड गिव यू अपडेट्स अबाउट ऑल ऑफ दोज एग्जामिनेशन, है ना। तो वहाँ से आपको कोर्स की भी डिटेल सारी मिलती जाएगी, राइट। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी सच प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी कोर्स, और इफ यू वांट, if any sort of problem is there, whether academic or non-academic, you can give us a call on 880-8888-415. Just make sure that you are calling from 10 in the morning till 7 in the evening. That too from Monday to Saturday. Sundays को कॉल मत करिए, आराम करने दीजिए। बाकी मंडे टू सैटरडे 10 to 7 आप जब भी कॉल करना चाहते हो, we'll make sure that we are taking your calls, right? So hopefully I'll see you tomorrow. I hope you enjoyed the session, and please keep please start watching the previous lectures also if you are watching it for the first time. And if you think there is some sort of quality, please like, please share, and subscribe, and tell people around you that a very top notch sort of a session is going around you, and it's completely free of cost. You can watch it every day from Monday to Friday. For now, thank you so much. Hopefully I'll see you tomorrow now. Bye.